जनता देश जनहित पार्टी को मौका क्यों दे? क्या मैनिफेस्टो है महिलाओं की सुरक्षा के लिए और बेरोजगारों के लिए? बेरोजगारों के लिए हमने हमारा जो मैनिफेस्टो है, हमने विदर्भ में 75 लाख नए रोजगार का निर्माण करने वाले आने वाले 5 साल में, और महिलाओं की सुरक्षा करना हमारी प्रथम जवाबदारी है। अगर मान लीजिए हमारे उम्मीदवार अगर जीतकर आते हैं, इस सारी सुरक्षा का जिम्मा, जो नशाखोरी हो रही है इस सरकार में, इसको बंद करने का जिम्मा, जो भी अवैध धंधे हो रहे हैं इस सरकार के राज में, इसे बंद करने का जिम्मा देश जनहित पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने हाथ में उठा लिया है। और देश जनहित पार्टी बखूबी तरीके से अपना काम पूरे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में देश जनहित पार्टी की ओर से विदर्भ के लिए हमने मैनिफेस्टो जाहिर कर रहे हैं। उसमें हम विदर्भ की जनता को 75 लाख नए रोजगार देने का वादा कर रहे हैं, और विदर्भ में हमारी 11 सीटें जीतकर आती है। देश जनहित पार्टी की हमारा मुद्दा ही है कि इस बार चुनाव जो है विदर्भ के मुद्दे पर लड़ा जाए। हमारी पूरी कमेटी की चर्चा हुई कि आज तक कांग्रेस और बीजेपी, राष्ट्रवादी, जो भी जितने भी दल है, ये दलों ने आज तक विदर्भ के लिए काम नहीं किया है और विदर्भ इन्होंने अलग नहीं किया है। इसलिए हम हमारे माध्यम से, देश जनहित पार्टी के माध्यम से, हमने विदर्भ की जनता के लिए 75 लाख के नए रोजगार का काम करने वाले हैं। उसमें मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या राष्ट्रवादी हो या फिर उबाटा हो, ये जितने भी दल, या फिर शिवसेना हो, ये जितने भी दल है, इन दलों ने आज तक अपनी कुर्सियां बचाने के लिए ही काम किया है। और जब से सत्ता पर बैठे हुए लोग हैं, ये अपनी कुर्सियां जो है छोड़ना नहीं चाहते। कांग्रेस ने भी पिछले कई साल से इस महाराष्ट्र में राज किया है। उसके बाद बीजेपी पिछले 10 साल से राज कर रही है, लेकिन इन्होंने जनता को छलावा दिया है, जनता के साथ अहित कर रहे हैं और जनता को प्रलोभन दे रहे हैं जैसे कि इनके घर में इतना सारा पैसा हो, और यहाँ पर महंगाई बढ़ रही है। तो मैं विदर्भ की जनता से, महाराष्ट्र की जनता से, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में मैं ये बताना चाहता हूं कि इस बार जो जनता के लिए काम करेगा उनको वोट दो। और जनता के लिए काम करने वाली एकमेव पार्टी है देश जनहित पार्टी। देश जनहित पार्टी पूरे भारत में अपने धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के साथ 5 राज्यों में काम कर रही है, और देश जनहित पार्टी की लोकप्रियता भी बहुत सारी बढ़ रही है। और उसी के माध्यम से इस बार देश जनहित पार्टी को अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। और ये हमारे पीछे जो है, ये हमारे कैंडिडेट है। मध्य नागपुर से एडवोकेट धर्मेंद्र मंडलिक, पश्चिम नागपुर से नीलेश जी महादेव ढोके, उत्तर नागपुर से सुधीर दयानंद जी पाटिल, पूर्व नागपुर से तारेश गजानंद जी रुक्कर, और दक्षिण नागपुर से कुणाल किशोर कालेपेंडे, और बाकी अन्य भी जगहों से हमारे कैंडिडेट खड़े हैं। मैं देश जनहित पार्टी के माध्यम से जनता को संदेश देना चाहता हूं, इस बार जातीय धर्म में ना फंसे, किसी प्रकार की किसी के बातों में ना आए। सरकार जो जुमलेबाजी कर रही है, ये जुमलेबाजी की बातों में ना आए, और देश जनहित पार्टी के प्रति अपना प्यार व्यक्त करें और देश जनहित पार्टी को इस बार जिता के लाए। योगी आदित्यनाथ ने और माननीय उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस जी ने हाल ही में एक बयान दिया है, बटेंगे तो कटेंगे। ऐसे में उन पर कवर करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक हैं तो सेफ हैं यह नारा दिया है। ऐसे में आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है एकता और अखंडता की बात करते हैं, उसके बाद बटेंगे तो कटेंगे। सवाल तो मेरा ये है, कौन बटेगा और तुम किसको काटेंगे? कौन बटेगा और अब किसको काटने वाले हैं?
ये धर्म और जाति की लड़ाई अपनी चलने वाली है। और फिर आज मैं सुबह पेपर पढ़ा कि बहुत सारी जो योजनाएं हैं, लाडली बहन योजना 1500 से लेकर फिर 2100 रुपए देने वाली योजना, लेकिन मेरा ये मानना है जितने भी पार्टियां हैं सत्ता में, विपक्ष में जितनी पार्टियां काम कर रही है, वो पार्टियां सब करती, ये दे देंगे, वो दे देंगे, सब लॉलीपॉप दे रहे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य पे बात क्यों नहीं करती? अगर शिक्षा और स्वास्थ्य पे बात करती तो जनता के समझ में आता, लेकिन जाति और धर्म के नाम पर जो लड़ाया जा रहा है, अभी ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा। और हमारे विदर्भवादी जो नेता है अपने पुरोहित जी, इन्होंने पिछले 40 साल से विदर्भ के लिए काम कर रहे हैं, और उन्हीं के माध्यम से और हमारे मनोज भैया के माध्यम से तो विदर्भ के युवाओं के लिए बहुत अच्छा हमने अवसर लाया है। और ये अवसर के बारे में क्या हमारे पुरोहित जी बताएंगे। मेश्राम जी, हाल ही में राहुल गांधी नागपुर में आए थे, जिन्होंने संविधान की प्रतिकृति के रूप में लाल किताब बांटी, जिसके अंदर के पेज कोरे थे। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि यह संविधान का अपमान है। क्या आप इस बात का समर्थन करते हैं? जब भी इलेक्शन आते हैं, जब भी कोई चुनाव आता है, तब इनको बाबा साहब की याद आती है, तब बाबा साहब के संविधान की याद आती है। और बाबा साहब का संविधान इलेक्शन में इनको याद इसलिए आता है क्योंकि मालूम है कि हमारे लोग जो है, कुछ लोग हमारे समाज के कुछ लोग हैं जो इनकी मानसिकता के गुलाम है, बीजेपी और कांग्रेस के। इसलिए जाति भेद में तेल निर्माण करने के लिए ये सारी अफवाहें जो है सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई जाती है। और इस बार ये जितने बाबा साहब के बारे में जो लोग बोलते हैं, ये सारे बाबा साहब के एंटी विरोधक है, अरे बाबा साहब के विरोधक लोग हैं, जिसमें वंचित बहुजन आघाड़ी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बीएसपी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये जाति धर्म का कार्ड खेलकर लोगों को बरगलाते हैं और मतदाताओं में भेद निर्माण करते हैं। मेरा भी मानना है, जब हम स्कूल में थे, मुझे याद है बचपन में एक स्कूल में 50 स्टूडेंट बैठते थे, तब तक नहीं समझ में आया किसी की जाति और धर्म। जब 12वीं तक पढ़े तब भी समझ में नहीं आया, लेकिन जब इलेक्शन आया उसके बाद में ही सारी चीजें समझ में क्यों आती है। देश जनहित पार्टी समानता की बात करती है, हमारी पार्टी की विचारधारा धर्मनिरपेक्ष है, और इस बार देश जनहित पार्टी विदर्भ से जीत कर आ रही है। और हम जो वादे कर रहे हैं वो सारे वादे तो खरा उतरेंगे। पिछले लोकसभा का नतीजा देखते हुए भाजपा सरकार सत्ते में आ गई थी, तो उन्होंने लाडली बहन योजना का आधार लेकर लाडली बहनों को 1500 रुपए दिया। अब वो कह रहे हैं कि हम 2100 देंगे, और उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारी बाजू अभी मजबूत हो गई है। आपका क्या कहना है? हाँ, वही 1500 रुपए दिया, वो तो जुमला था। 1500 रुपए भी अगर आप दे रहे हैं, किसके जेब से दे रहे हैं? अभी मेरा ये मानना है कि इतना सारा थमोड़ा जो है उनके बाप दादा कमा के तो रखा नहीं। गैस सिलेंडर के दाम 400 रुपए के दाम 1200 बढ़ गए, कितनी चक्कर में पैसे बढ़ गए, चावल में पैसे बढ़ गए, पेट्रोल के दाम बढ़ गए। ये कुछ नहीं, एक छलावा है। मैं ये बोलना चाहता हूँ सरकार से, जो पक्ष और विपक्षी और इनकी दलदल वाली जो सरकार है, दलदल वाली सरकार से मेरा ऐसा आह्वान है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे क्यों बात नहीं करते? अगर इतना ही होता तो हमारे विदर्भ के नौजवान बेरोजगार नहीं रहते, हमारी माता बहनों पे बलात्कार जैसे केसेस नहीं होते। एक मुख्यमंत्री जो है वो खुद मुख्यमंत्री रहता है, फिर गृह मंत्री भी अपने वासी रखता है पद, उसके वजह से उनका ध्यान नहीं रहता है। राज्य की शांति सुव्यवस्था पूरी कचरे के डब्बे में पड़ गई, उसके वजह से सारी घटनाएं हो रही है। जनता उन्हें माफ करेंगी नहीं, चाहे वो 2100 रुपए दे या चाहे 2500 दे या 5000 रुपए दे। जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने वाली है। बस आपका इतना सहयोग चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं जनता के मन तक, दिमाग तक हमारी बातें पहुंचाने का काम करेंगे। और ये सारी जितनी सरकार है, पक्ष और विपक्ष की सरकार, मुझे तो ये भी मालूम पड़ा कि 288 की महाराष्ट्र की विधानसभा सीटों में इनका आपस में सेटअप हो गया।
सेटअप इनका ऐसा हुआ कि भाई पहले काम कर ले, मुख्यमंत्री तू बन जा, विपक्ष में तू रहे, जितना भी खर्चा होगा। अगर मान लीजिए एक छोटी सी बात बता रहा हूं, अगर इन्होंने पेट्रोल को 1 रुपया बढ़ाया, फिर 50-50, फिर कोई बोलने वाला है नहीं कि चोर मौसेरे भाई है। तो ये जो मौसेरे भाई है, इनके बीच में देश जनहित पार्टी आ गई है और ये चाहते हैं कि ऐसा जनता को जितना प्रलोभन दे, जितना नजदीक करे, शायद इनके बोल वचन से कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन इनके बोल वचन जुमला भी चलने वाला नहीं है। और मैं जनता से ये अपील करूंगा, कम से कम हमें पक्ष और विपक्ष और बाकी राजनीतिक दल में हमको इनका विरोधी बना के जिताए, ताकि कोई तो विरोध करने वाला हो, उनका कोई तो विरोध करने वाला हो ना, कि भाई ये जब दोनों साठगांठ करके राजनीति कर रहे हैं, तो मैं एक विरोधक पार्टी बनके इस महाराष्ट्र में उभर रहा हूं। तो मैं जनता से इतनी अपील करता हूं कि मुझे विरोधी पार्टी बनके जिताए। अगर मैं विरोध करूंगा तो कम से कम आने वाले 5 साल तो सुख से बीतेंगे जनता के। और मुझे पूर्ण विश्वास है इस बार नागपुर की जनता, बीजेपी हो या कांग्रेस, राष्ट्रवादी हो या गुरुबाता हो, ऐसे कोई दल हो, अन्य दल हो जो जनता के साथ में बड़े झूठ मक्कारी कर रहे हैं, ऐसी दल अभी चुनकर नहीं आएंगे। जनता देश जनहित पार्टी को मौका क्यों दे? क्या मैनिफेस्टो है महिलाओं की सुरक्षा के लिए और बेरोजगारों के लिए? बेरोजगारों के लिए हमने हमारा जो मैनिफेस्टो है, हमने विदर्भ में 75 लाख नए रोजगार का निर्माण करने वाले आने वाले 5 साल में, और महिलाओं की सुरक्षा करना हमारी प्रथम जवाबदारी है। अगर मान लीजिए हमारे उम्मीदवार अगर जीत कर आते हैं, इस सारी सुरक्षा का जिम्मा, जो नशाखोरी हो रही है इस सरकार में, इसको बंद करने का जिम्मा, जो भी अवैध धंधे हो रहे हैं इस सरकार के राज में, इसे बंद करने का जिम्मा देश जनहित पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने हाथ में उठा लिया है। और देश जनहित पार्टी बखूबी तरीके से अपना काम पूरे महाराष्ट्र में तन मन धन से कर रही है, और पत्रकारों का भी साथ हमें बहुत मिल रहा है। सर, हमेशा वंचित बहुजन आघाड़ी या पर बसपा पर कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए आरोप लगता है कि वो बीजेपी का साथ दे रही है। आप भी बहुजन समाज पक्ष से बिलोंग रखते हैं, आपकी रणनीति क्या है? आपके बारे में भी लोग ऐसा ही सोचेंगे। बहुजन समाज पार्टी इसलिए अभी खत्म हो रही है क्योंकि समानता का विचार नहीं करती, समता का विचार नहीं करती। बहुजन समाज पार्टी जो है 85% बहुजन को लेकर चलती है, और कांग्रेस जो है, कांग्रेस जो कुछ दल है, जो कुछ जनता है थोड़ी सी, उनको लेकर चलती है। और भारतीय जनता पार्टी अपने आप को हिंदुत्व मानकर चलती है, ये भी समानता में बात नहीं करती। लेकिन देश जनहित पार्टी धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के साथ समता, स्वातंत्र, बंधुत्व और न्याय के साथ में चलने वाली एकमेव पार्टी है। सर, 75 लाख रोजगार आप किस तरह से निर्माण करने वाले हो? मेरा नाम मनोज मालवी है और मैं 40 साल से कॉमर्स की क्लासेस ले रहा हूँ नागपुर शहर में। और ये जो रोजगार की बात की गई 75 लाख, इसका रिसर्च कार्य मैंने 5 जनवरी 1986 को शुरू किया था और कुल 80 लाख रुपए इस रिसर्च कार्य पर अभी खर्च हुए हैं। मैंने देखा किसी न किसी माध्यम से विधानसभा के अंदर अगर ये बात उठनी है, पूरे देश के अंदर नहीं, पूरे महाराष्ट्र के अंदर, देश का छोड़ दीजिए, ये प्रोजेक्ट लागू कीजिए, क्योंकि देश में पहली बार किसी ने खुद के 80 लाख रुपए खर्च के 38 साल 9 महीने रिसर्च करके ये बात किया है। इतना बड़ा कोई काम करता नहीं है। तो मुझे इन लोगों के अंदर आदरणीय उमेश बाबू चौबे जी के कुछ लोग नजर आए और इन्होंने मुझे कहा कि सर, हम आपकी बात को आगे बढ़ाते हैं, और आज की तारीख में इतना बड़ा बुकलेट के ऊपर कोई खर्चा भी नहीं करता किसी अनजान व्यक्ति। तो इन्होंने बहुत अच्छा नेक काम किया है, और इनका एक बंदा भी अगर विधानसभा में पहुंचता है तो उसको जब बोलने का मौका मिलेगा तो वो इस विषय पर बात करेगा, और आने वाले भविष्य में अगर ये बात सुप्रीम कोर्ट तक जाती है तो सुप्रीम कोर्ट भी इस विषय पर करेगी कि यह देश जनहित पार्टी ने देश का हित सोचा है। अगर ये, आपको और एक बात बताता हूँ मैं डिटेल में, क्योंकि आपके कैमरे ऑन है, ये 75 लाख रोजगार अगर विदर्भ में क्रिएट होते हैं तो इसका इम्पैक्ट देश के ऊपर जाता है। 35 करोड़ रोजगार की आज देश को जरूरत है, और 5 साल में
केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर 15 लाख करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च करने पड़ेंगे और देश जनहित पार्टी जनता के हित में पैसा खर्चा करने के लिए मजबूर करेंगी। इसलिए मैं जनता का आह्वान करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा विधायकों को चुनकर भेजें ताकि बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी और कुछ ना कुछ तो होगा, ये मैं आशा करता हूँ। इसलिए मैं इनके साथ आपकी टिकट कट गई, उसको लेकर क्या कहेंगे? नामांकन नहीं हो पाया दक्षिण पश्चिम। आपने आरोप लगाया है कि भाजपा के षड्यंत्र के चलते आपकी टिकट को आरओ ने रोक दिया, ऐसे में आप क्या कहेंगे? ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि उन्होंने देख लिया जो फडणवीस जी है वो भी एक ब्राह्मण है और मैं भी एक ब्राह्मण हूँ। उन्होंने देख लिया कि मेरे सामने ब्राह्मण खड़ा है और ब्राह्मण कितना दिमाग वाला होता है, और मेरे पास तो सबसे बड़ा मुद्दा पृथक विदर्भ राज्य का है और उस पृथक विदर्भ राज्य के मुद्दे पर ही मैंने उन्हें पूरी तरह से घेरा है पार्टी के साथ में लेकर। तो उनको ये बहुत ही नागवार गुजरा है। अनेक मेरे चैनलों ने जो मेरे एक प्रकार से साक्षात्कार लिए, उसमें मैंने पूरी विदर्भ की बात रखी है, क्योंकि जब ये लोग सत्ता से बाहर निकाल दिए जाते हैं या जब इनको सत्ता में एंट्री करना होता है तो ये विदर्भ के प्लेटफॉर्म पर आते हैं सारे नेता, आए हुए भी और सत्ता से निकाले हुए भी। तो ये सब आके विदर्भ के प्लेटफॉर्म पे आके पैसा लगाते हैं, क्योंकि आंदोलन करने के लिए भी पैसा लगता है। तो ये सारा पैसा बहुत अकूत है इनके पास पैसा, तो ये सब पैसा लगाकर आंदोलन खड़े करते हैं, विदर्भ की जनता को प्रेरित करते हैं और इसके साथ ही साथ पूरे विदर्भ की जनता को भरोसा दिलाते हैं कि आज तक के किसी पार्टी ने आपको विदर्भ राज्य बनाकर नहीं दिया, आप मुझे चुनकर दीजिए, मैं विदर्भ राज्य बनाकर दूंगा। तो जनता देखती है भाई चलो ये नया आदमी आया है, चलो इसके पर भी हम भरोसा करके देखते हैं। मगर कहते हैं ना कि ढाक के 3 पान होते हैं, चौथा पान जिंदगी में कभी आ नहीं सकता। वो व्यक्ति भी जनता की भावनाओं से खेलकर पैसा लगाकर आंदोलन करके उनकी सहानुभूति लेता है, जनता उनको चुनकर देती है, मगर वही नेता फिर उसको बुलावा आ जाता है बंबई दिल्ली का, और जिस तरह कुत्तों के सामने टुकड़े फेंक दिए जाते हैं और कुत्ता अपनी पूंछ हिलाते हुए चले जाता है और चुप हो जाता है, उसी तरह ये विदर्भ के जितने भी नेता गए हैं चुन चुन के, उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी नेता है, पूरी भारतीय जनता पार्टी की पार्टी भी उसमें शामिल है। इन्होंने भी पूरे विदर्भ का दौरा किया, 11 जिलों का यात्राएं निकाली, पूरे विदर्भ की जनता को भरोसा दिया कि कांग्रेस ने आज तक आपको विदर्भ राज्य नहीं दिया, अब आप हम पर भरोसा करिए, हम आपको विदर्भ दिला कर देंगे। तो जनता ने देखा कि भाई चलो, इंसान क्या करता है कि जब छाछ भी जल जाती तो उसको भी फूंक फूंक कर पीता है। उन्होंने देखा, जनता ने भी विदर्भ की कि चलो कांग्रेस ने आज तक हमको इतना ठगा, अब ये पार्टी जब इतना नई पार्टी उभरी थी उस समय ये, तो जब ये नई पार्टी करी तो चलो इस पर भी भरोसा करके देख लेते हैं। तो जनता ने इनको भरोसा किया, दिल्ली से लेकर दिल्ली तक इनको चुन कर दिया। उसमें हमारे इस नागपुर के दक्षिण पश्चिम के नेता माननीय देवेंद्र जी फडणवीस भी थे, नितिन गडकरी थे। देवेंद्र फडणवीस ने विदर्भ की जनता को ये भरोसा दिलाया था कि आप मुझे चुनकर दीजिए, जब मैं चुनकर आ जाऊंगा तो मैं सबसे पहले विदर्भ बना के दूंगा, और जब तक विदर्भ नहीं बनेगा तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। तो देख लिया ना आपने, क्या इन्होंने विदर्भ अलग कर दिया जो शादी कर ली। और आगे मैं बोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि आप सबको मालूम है आगे और क्या क्या हुआ है। वैसे ही हमारे नागपुर के ही नेता, शीर्ष नेता माने जाते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के गडकरी जी, जिन्होंने अपने पार्टी के लेटर पैड पर विदर्भ की जनता को भरोसा दिलाया था चुनाव के पहले, चुनकर आने के पहले, कि आप हमें सत्ता दीजिए, हमको चुनकर दीजिए, हम 1 महीने में विदर्भ देंगे। पार्टी के लेटर पैड पे भी लिख के दिया था, उस समय पहले तक के हमारे पास था। लेकिन जब वो पूरे विदर्भवादियों की सभा हुई थी, उसमें जो महाराष्ट्र शासन के महाअधिवक्ता थे बापूजी यानी के नातू, उनका भी नाम विदर्भ आंदोलन में शामिल है। तो मैंने उनको याद दिलाने के लिए वो पत्र दिखाया था, तो उन्होंने भी उस पत्र को वहां फाड़ दिया था। संविधान के ऊपर सभा थी, कई पत्रकारों ने देखा होगा। यानी वो भी किसके पक्ष में है ये आप समझ गए होंगे मित्रों। तो ये विदर्भ के साथ में इन्होंने बहुत बड़ा छलावा किया है। एक बार का हम कांग्रेस का मान सकते हैं क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि हम विदर्भ राज्य नहीं देंगे। एक बार का उनका मान लेते हैं, उन्होंने तो बिल्कुल स्पष्ट आदेश निकाल दिया कि हम विदर्भ नहीं देंगे। मगर इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने तो
पूरी जनता के साथ में मन से, आत्मा से पूरी तरह से छला है विदर्भवासियों को। सबसे बड़ी अगर अपराधी पार्टी है विदर्भ नहीं बनने देने के लिए तो वो है भारतीय जनता पार्टी। इनके चोटी के लीडर आके और विदर्भ में हर बात प्रचार करते हैं। हमारे भी ये देवेंद्र फडणवीस और ये नितिन गडकरी जब जब विदर्भ में आते हैं, सभाएं लेते हैं, तो अंत में कहते हैं जय विदर्भ, और जब पश्चिम महाराष्ट्र में जाते हैं तो वहां पर जय महाराष्ट्र बोलते हैं। मुझसे ज्यादा आप पत्रकार लोगों को मालूम है, क्योंकि लोकतंत्र के आप चौथे पांचवें स्तंभ है और आप लोगों ने भी विदर्भ के आंदोलन को बहुत अच्छी तरह से न्यूज पेपरों के माध्यम से, चैनल के माध्यम से उठाया है। इसलिए हम आपका बधाई कर देते हैं आपको, और अब हम आपसे यही विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं विदर्भ के आंदोलन को भी आप फिर से ऐसी पैनी धार दीजिए कि सत्ता के पर कट जाए और विदर्भवासी जो खड़े विदर्भ की मांग को लेकर हमारे अध्यक्ष ने बताया है कि किस प्रकार से हम रोजगार देने वाले हैं, किस प्रकार से हर क्षेत्र में काम करने वाले हैं, बेरोजगारी पर, शिक्षा पर, महिलाओं पर, उनकी सुरक्षा पर, अनेक मुद्दों पर हमारा मैनिफेस्टो जारी हुआ है। आप पढ़िए उसको, और आप भी विदर्भ की मांग के ऊपर बल देते हुए हमारी आवाज को आप ताकत देंगे, यही आपसे प्रार्थना है। जय हिंद, जय विदर्भ, जय भीम। बालू मेश्राम जी, अब तो पुरोहित जी की टिकट कैंसल हो चुकी है, ऐसे में आपने कोई नया उम्मीदवार तैयार किया है दक्षिण पश्चिम से? बिल्कुल नहीं। हमारे विश्वास के जो उम्मीदवार थे, जो है हमारे विश्वास के लोग ही हमारे साथ में काम करते हैं। देश जनहित पार्टी बड़ी बात होता है, धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के साथ चलती है, और जब तक हमारा पूरा विश्वास, हमारे लोगों का विश्वास जब तक संपादन होता नहीं, हम किसी को समर्थन और किसी प्रकार की टीका टिप्पणी नहीं करते। हम बस अपनी चाल में चलते हैं और चाल में चलकर जनता का किस तरीके से भला किया जाए, ये हमारा लक्ष्य रहता है। आप किसी पार्टी से गठबंधन करने वाले हैं या किसी पार्टी ने अभी तक आपको कोई ऑफर दिया है? गठबंधन किससे करूं? भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करूं जो हिंदुत्व की बात करती है? गठबंधन कांग्रेस से करूं जो हिंदू और मुसलमान की बात करती है? गठबंधन बीएसपी से करूं कि जो 85 और 15% की बात करती है? अगर गठबंधन उनसे करो वंचित बहुजन आघाड़ी से, तो सिर्फ वंचित की बात करता है, और जो खुद वंचित की बात करता हो उसके क्या अंदर चुनकर आएंगे? अगर वो खुद वंचित है तो वंचित के अंदर कहां से आएंगे? गठबंधन तो ये अपने एमआईएम से करना तो सिर्फ मुस्लिमों के लिए बात करता है। देश जनहित पार्टी किसी प्रकार का गठबंधन किसी के साथ नहीं करती। देश जनहित पार्टी अपनी विचारधारा को लेकर इन 7 सालों में भारत के 5 राज्यों में जाकर अपना परचम लहरा रही है, और आने वाले 5 साल में देश जनहित पार्टी महाराष्ट्र में और देश में जीतकर आएंगी, ये मेरा वादा है साथियों। बस आपका मुझे इतना साथ चाहिए। आपने तो आज तक जो भी काम करते हो पैसे के लिए करते हो, नहीं करते हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन सही दिल से विदर्भ के लिए तुम पत्रकारों का हमें साथ चाहिए, इतना मैं बोलना चाहता हूँ। और हम हमारा मैनिफेस्टो जो है वो हम जनता के सामने दिखाएंगे। हमारा मैनिफेस्टो और घर घर तक, घर के हर एक इंसान तक, विदर्भ के हर आखिरी इंसान तक पहुंचाने का काम करेंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास रखता हूँ। महोदय, पत्रकार महोदय, आज हम पहली बार हमारे मनोज जी मालवीय और हमारी टीम ने मिलकर इस मैनिफेस्टो का निर्माण किया है। इस मैनिफेस्टो के माध्यम से हम जनता तक, हर उस आखिरी शख्स तक, हर उस आखिरी घर तक और हर उस आखिरी 18 साल से लेकर 50 साल के बच्चे तक ये मैनिफेस्टो पहुंचाने का काम करे। इससे जनता का भारी लाभ होगा। आने वाले समय में हर प्रकार की सुरक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सारी चीजें इसमें है, और कोई भी हमारा आदमी विदर्भ की कोई भी इंसान, उसको किसी प्रकार की शिक्षा के लिए पैसे नहीं लगेंगे। ये हमारा जो मैनिफेस्टो है घर घर के कोने कोने तक पहुंचाने का काम करेंगे। धन्यवाद।